लेट्स गो गाइस। अब अगला अध्याय पढ़ते हैं भाई लोग। आज हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है, लंबा भी है। चलिए देखते हैं। अध्याय 11 प्रत्यावर्ती ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। आदित्य वहां से इंक ले लो बच्चों। वहां पर दो अच्छा है ना? हाँ नहीं, यहीं से मैं लेकर के उतर गया था। वो बच्चा कोई बैठा ना, उससे मांगो। हाँ चलिए, तो भाई ये जो चैप्टर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है और सहज भी है, थोड़ा कठिन भी है। मिला जुला करके सारी चीजें इसमें है। बंद करो उसको। चलो देखिए, अब प्रत्यावर्ती धारा में सबसे पहले हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में ये बात कहा भी था कि हाँ आज किसी एक में फिल कर दूँ इसमें। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ये बात बताया भी था कि किसी कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। किसी कुंडली को अगर हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है। और फैराडे के नियम से हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकाला भी था। फैराडे ने जो पहला नियम दिया है, जिसे हम लोग न्यूमैन का नियम कहते हैं, उसमें यही बात बताई जाती है कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से ये क्या नाम है वोल्टेज जनरेट होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जो कि होता है E = -10 × डेल्टा फाई वी/t डेल्टा t। इतनी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग एक समीकरण निकालेंगे, जो समीकरण हमें बताएगा कि जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है वो लगातार अपने मान और अपनी दिशा को कैसे बदलता है। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है अल्टरनेट करने वाला, और अल्टरनेट में बच्चों जानते हो क्या होता है? कोई एक मान होता है और उसी मान की लगातार पुनरावृत्ति होती है। समझ आ रहा है? वही मान लगातार बदलता रहता है, जीरो अप से डाउन होता है, डाउन से अप होता, लगातार ऐसे होता है, तो इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमती है तो उस कुंडली के घूमने से उसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है वो प्रत्यावर्ती कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए हेडिंग है हम लोग का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती हुई या घूमती कुंडली में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। चलिए, ये हमारा टॉपिक है बच्चों, ये हमारा हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए, तो पहले इसका अर्थ जरा समझो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई कुंडली है जो अपने अक्ष के परितः घूम रही है। क्या हो रही है बच्चों? अपने अक्ष के परितः घूम रही है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारी कुंडली अपने अक्ष के परितः घूम रही है तो बच्चों उसमें उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हमें यहाँ निकालना है, उसका फॉर्मूला देना है, उसके लिए डेरिवेशन करना है, ठीक है। चलिए, 10 वाले चैप्टर का कंटेंट आपको ध्यान में रहेगा तो ये चैप्टर थोड़ा और आसानी के साथ समझ में आएगा। तो बात ये है कि अगर कोई कुंडली है, क्या है बच्चों? कुंडली, और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान के चल रहे घूम रही है,
और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कुंडली घूम रही है तो क्या उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा? मैंने आप लोगों को ये बात बता रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का एक तरीका ये भी है कि कुंडली अथवा मैग्नेट के बीच में अपेक्षिक गति करा दो। तो अगर मैग्नेट रुका हुआ है, कुंडली घूम रही है, तो अपेक्षिक गति हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये चीज हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाएंगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फैराडे के लॉ के हिसाब से अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो हमारी कुंडली में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस वोल्टेज के आ जाने से परिपथ में या फिर उस उपकरण में एक धारा फ्लो होने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं ये चीज। अब वही यहाँ देखने हैं कि हम लोग को कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूम रही है तो वही प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती का रूप कैसे लेती है, और उस प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये एक समान चुंबकीय बल रेखाएं हैं और आपको पता है कि ये अगर एक ही दिशा में चल रही है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो मान लिया कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली है जो अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए एकदम फ्री है। ठीक है, ये कुंडली हमने रख दिया। कुछ कुंडली को हम लोग आयताकार मान के चल रहे हैं। कुंडली की आकृति से बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आप आयताकार मान सकते हैं, आप इसे वर्गाकार मान सकते हैं, आप इसे वृत्ताकार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कुंडली है और जो कि अपनी इस अक्ष के परितः, ये इसकी अक्ष के परितः ये घूमने के लिए एकदम फ्री है। ठीक है, ऐसे वो घूमने के लिए फ्री है। अब देखो, अगर यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र मेरे बच्चे B है और इस कुंडली के तल का मान के चल रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर A है। समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल वेक्टर कैसा है? वेक्टर A। और बच्चे प्रारंभिक कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारी कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है। स्टार्टिंग टाइम में हम ये बात मान लेते हैं कि मान लिया हमारे पास एक कुंडली है। अच्छा, कुंडली के लिए क्या क्या बातें अवेलेबल है? तो बाबू हमारी कुंडली में मान के चल रहे हैं कैपिटल N फेरे हैं। कितने फेरे हैं? कैपिटल N फेरे। इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, जो कि आप लोग जानते हैं तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो बच्चों ये कुंडली है और इस कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं। इस कुंडली का क्षेत्रफल वेक्टर A है, जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। और ये कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है, डेल्टा टी टाइमिंग तक घूम रही है। हम मान के चल रहे हैं ये बात कि ये कुंडली घूम रही है। अच्छा, घूमने का सेंस क्या है? जैसे पढ़ लो ना एक, जैसे कुंडली घूम रही है ना, जैसे मान के चले अक्ष के परितः घूमने, जैसे यही कॉइल है, मान के चलने आयताकार है, तो इसका एक एक्सिस ये है जिससे ये परितः घूम रही है, तो इसी अक्ष के परितः ये ऐसे रोटेट कर रही है, घूम रही है। समझ में आ रहा है? ऐसे लगातार ये क्या कर रही है बच्चों? घूम रही है। ठीक, और अब जरा देखो, वही रहने देना, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे घूम रही है, तो ये जिस वेग से घूम रही है फिलहाल तो यहाँ पे घूर्णन गति हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे रैखिक वेग काम नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सा वेग होगा? कोणीय वेग। तो मान के चल रहे हैं हमारी कुंडली के घूमने का कोणीय वेग ओमेगा है। समझ में आया? कोणीय वेग ओमेगा है। तो इस परिस्थिति में बच्चे हम लोग जानते हैं कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब ये कैसे होगा? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा? चलो इमेजिन करना, मान के चलिए कि इधर से 800-900 चुंबकीय बल रेखाएं इधर को जा रही हैं, ठीक है, और सब एक दूसरे के समांतर है। ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं उधर से आकर के सब इधर जा रही हैं। अब उसमें अगर एक कुंडली ऐसे रख दिया गया तो कुंडली का तल उन चुंबकीय बल रेखाओं को लंबवत फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। इसका मतलब अभी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समान सबसे ज्यादा है, और ये कुंडली घूम रही है, धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स समान घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि तल से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अब घट जाएगी। समझ में आ रहा है? और एक ऐसी कंडीशन आएगी, अब चुंबकीय फ्लक्स एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब उस सतह से नहीं जाएगा, सतह पर चुंबकीय बल रेखाएं एक को नहीं जाएंगी। तो इस कंडीशन में आपकी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समान जीरो हो जाएगा। देखो अधिकतम था, ये 1/4 हिस्सा घुमा, जीरो हो गया, फिर 1/4 हिस्सा और घुमा, फिर जीरो से देखो अधिकतम हो गया। यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान हम देख रहे हैं जब ये ऐसे था, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में, और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर को होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में हमारा तल ऐसे अभिलंबित रखा था, ठीक है।
और जब ये ऐसे घूम रहा है तो बच्चों ये देखो 1/4 हिस्सा घूमा भी, कितना घूमा, और 1/4 जब घूमा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान देखो अधिकतम से बढ़ करके कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर अधिकतम हो गया, फिर 0, फिर अधिकतम, एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ देख रहे हो एक चक्कर जब हम लोग पूरा कर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम और न्यूनतम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर ये कुंडली घूम रही है तो क्या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो रहा है। और अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, तो हम ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे का पहला नियम काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के मेरे बच्चों प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर वो कुंडलियां घुमा रहे हो कोणीय वेग ओमेगा से तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल -n × डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा डी, जहां डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा डी का सामान्य अर्थ है कि हमारी कुंडली में डेल्टा टी समय में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी का हुआ है। समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले आप उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लो। तो बच्चों कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स देखो, फाई बी बराबर हम लोग जानते हैं BA cos थीटा होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब बाबू जरा अच्छा डेल्टा वाला थोड़ा सा हम मान के चल रहे हैं, बहुत छोटे से टाइमिंग में ये काम हो रहा है, तो अनंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हम लोग इस डी का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है? अगर अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में कोई क्रिया हो रही है तो वहाँ डेल्टा वाला सिंबल ना लगा करके डी लगा दिया जाता है। समझ आ रहा है? जिसका अर्थ है कि बहुत सूक्ष्म समय अंतराल में क्रिया हुई है। समझ आ रहा है? मान लिया हमारी कुंडली घूमी और कितने बहुत अनंत सूक्ष्म टाइम में डेल्टा टी टाइमिंग में घूम गई। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइमिंग में मान लिया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया बच्चों, डेल्टा फाई बी का। समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान देना, फाई बी का मान हमारी कुंडली से बद्ध यही तो है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान वही तो है, यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा E = -n × ddt ऑफ यहाँ BA cos थीटा। हो जाएगा क्लियर? हो जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर BA cos थीटा। ये किसी क्षण जब हमारी कुंडली घूम रही है और वो उसकी अक्ष, कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। समझ में? ये क्या है बच्चों? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। और अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो हम जानते हैं BA cos थीटा होता है। समझ में आ रहा है? जहां थीटा वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का कोण है। कोई दिक्कत? ठीक। अब जब कुंडली घूम रही है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है तो बाबू लोग हम जानते हैं कि वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -n × डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी होता है। हमने डेल्टा फाई बी का मान रख दिया कितना बच्चों, BA cos। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, एक बात बताओ, देखो एक फॉर्मूला होता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल ये होता है। तो यहाँ से थीटा = ओमेगा × टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, यहाँ उठा करके E = -n × ddt ऑफ BA cos ओमेगा × टी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो ये अवकलन का रूप बन गया है। क्या बन गया ये बच्चों? अवकलन का रूप बन गया। और अगर ये अवकलन का रूप बन गया है तो अवकलन कर लेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अगर ये अवकलन का रूप बन गया बच्चों तो क्या करेंगे? अवकलन कर लेंगे। अवकलन कैसे होगा? देखो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन अवकलन में एक बेसिक सा रूल ये काम करता है कि जितने लोग कांस्टेंट होते हैं वो अवकलन उनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो अवकलन चिन्ह के बाहर चले जाते हैं। यहाँ याद रखना है dt ये अवकलन का सिंबल बन गया है, और यहाँ हमें बता रहा है कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका फलन है, और उस फलन में टी के सापेक्ष अवकलन होगा। और टी के सापेक्ष अवकलन होने का मतलब ये है कि फंक्शन में बदलाव वही होगा जहाँ टी है। समझ में आ रहा है? और किसी में बदलाव नहीं हो सकता है। चलो तो E = -n × बच्चों B और A कांस्टेंट है तो उनको हम करेंगे बाहर। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? जिनके मान अपरिवर्तित हो। तो बच्चों जब चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण हिस्से का एक समान है तो उसका मतलब तो एक कांस्टेंट हो गया। और यहाँ देखो A कुंडली का क्षेत्रफल अपने आप बदलता रहेगा क्या? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ रहेगी फिक्स। अब बच्चे देखो E = -n BA
अब देखो cos ओमेगा इंटू टी का अगर हम समाकलन करेंगे माइनस साइन ओमेगा इंटू टी और फिर ओमेगा इंटू टी का करोगे ओमेगा। समझ रहा है? cos ओमेगा इंटू टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा इंटू टी एंड अगेन ओमेगा को मान के करना पड़ता है। तो विस्थापन अवकलन है ये, तो विस्थापन कह सकते हैं, प्रतिस्थापन कह सकते हैं। तो फिर जिसको आप मानते हैं उसका फिर करते हैं ओमेगा इंटू टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ओमेगा का गुणा उनके साथ कर दो, नहीं तो ये इससे लगता है कि इसके कोण के साथ गुणा, कोण के साथ नहीं हो रहा, पूरे साइन ओमेगा इंटू टी के साथ ओमेगा गुणा कर तो इसका गुणा उधर हो जाएगा, डी हो जाएगा ओमेगा इंटू एन ए इंटू साइन ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये अगर हमारी कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा जो कि प्रत्यावर्ती रहेगा। कैसा रहेगा? प्रत्यावर्ती रहेगा। प्रत्यावर्ती का मतलब लगातार अपने मान को बढ़ाएगा और घटाएगा और एक नियत टाइम के बाद एक निश्चित समय में जितना बढ़ाया था और जितना घटाया था उन्हीं को लगातार वो दोहराने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये उसका समीकरण आ गया बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा एक बात तो अब E का मान अधिकतम कब हो सकता है? जब साइन ओमेगा इंटू टी का मान मैक्सिमम हो जाए और साइन ओमेगा इंटू टी का मैक्स वैल्यू कितना होता है? एक। साइन ओमेगा इंटू टी का महत्तम मान कितना हो सकता है? एक हो सकता है। अगर मान एक रखा तो E का अधिकतम मान, E का अधिकतम मान देखो अधिकतम याद रखो, किसी फॉर्मूले में साइन है कॉस है तो उसका अधिकतम मान साइन और कॉस पर निर्भर करता है। समझ में? और जब साइन और कॉस अपना अधिकतम मान देंगे तब उस राशि का अधिकतम या मिनिमम मान मिलता है। इसमें साइन आ रहा है तो यहाँ E का अधिकतम मान तब मिलेगा जब साइन अपना अधिकतम मान देगा और साइन का अधिकतम मान 1 होगा। समझ में? ठीक, तो E का अधिकतम मान बच्चों E0 से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? E0 से। इस चैप्टर में जो भी अधिकतम होंगे उनमें हम लोग जीरो वाले सिंबल से डिनोट करेंगे या E0 कह सकते हैं उसको, E0 या E0 इज इक्वल टू यहाँ साइन ओमेगा इंटू टी का अधिकतम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 टी हो जाएगा ओमेगा इंटू एन ए बी। कितना आएगा? ठीक, तब क्या आप इस समीकरण में इसके स्थान पे इतने की जगह पे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा इंटू टी रख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल रख सकते हो। नहीं रख सकते हो? उसके जगह पे E0 तो रख ही सकते हो। तो ये आ जाता है बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कुंडली अपने अक्ष के परितः घूम रही है तो उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। समझ रहे? और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किस रूप में रहेगा? प्रत्यावर्ती रहेगा। समझ में आया? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा रहेगा बच्चों? प्रत्यावर्ती रहेगा। अब चलिए समझेंगे कि कैसे ये प्रत्यावर्ती रहेगा। देखो ओमेगा इंटू टी क्या है? कोण है। समझ में आया? ओमेगा इंटू टी क्या है बच्चों? कोण। अब किसके किसके बीच का कोण है? क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ कहानी समझिए कि आखिरकार E अपने मान को लगातार निरंतर बदलता कैसे है, कब इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, कब इसका मान मिनिमम हो जाता है, इन सब चीजों को समझेंगे। देखो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या है बच्चों? और इसमें एक कुंडली ऐसे रखी हुई है। शायद आप कुंडली की स्थिति समझ पा रहे हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर है। तल कैसा है? समांतर। समझ में आ रहा है? अगर ये तल समांतर है तो इस पे क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर होगा, यानी वेक्टर ही ऊपर होगा और ये वेक्टर भी इधर है। समझ में आ रहा है? इतना ना? क्या डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री का। अगर क्षेत्रफल वेक्टर और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है तो बाबू E का मान देखो कितना हो जाएगा? E0 हो जाएगा। E का मान कितना आएगा? E0। मतलब अभी विद्युत वाहक बल का मान मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और कुंडली जो घूम रही है तो कोण नहीं बदलेगी, लगातार बदलेगी। ठीक है। और अब जरा देखो कुंडली का मान लिया 1/4 चक्कर पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया? 1/4। तो हमारी कुंडली ऐसे हो जाएगी। क्यों ऐसे नहीं हो जाएगी? और ऐसे हो जाएगी तो अब क्षेत्रफल वेक्टर इधर को हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल वेक्टर इधर को हो जाएगा। अरे नहीं यार हाँ सही तो है ना? अरे ये वैद्युत फ्लक्स की रेखा सॉरी। तो ये कुंडली से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाएगा।
ये कुंडली से बद्ध वैद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मान 5B का मान मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसका डिस्टेंस? मिनिमम सर, मिनिमम, क्योंकि 90 पे है ना, हाँ 90 पे 0 मिनिमम हो जाएगा। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान मिनिमम हुआ तो आपके कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हुआ? वहां देखो मिनिमम हुआ, ठीक। अब एक बात बताओ, अब की बार इस स्थिति में थीटा का मान यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 0। तो यहाँ से 5B का मान कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। और जब मान मैक्सिमम हुआ तो यहाँ से देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम हुआ तो विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम हुआ। और लगातार ये कुंडली ऐसे ही तो रोटेट होती है, तो इस वजह से ये क्या करती है कि एक बार अपने मान को मैक्सिमम करती है, फिर 0 करती है, फिर मैक्सिमम करती है, फिर 0 करती है। समझ रहा है? इसी हिसाब से लगातार ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो जनरेट हुआ है ये अपने मान को लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण से ये अपने मान को प्रत्यावर्ती कर देती है। समझ रहे हैं? ठीक। अच्छा, अब इतना उसको मान पहुंचाने में जितना टाइम लगा ना उतने टाइम में फिर ये आगे उसी को ऐसे कंटिन्यू करेगी। समझ रहा है? तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ये प्रत्यावर्ती बन जाता है। आई बात समझ बच्चों? तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निकालने का फॉर्मूला है। नमस्ते अर्जुन, खुश है। आज तो तुम मिथुन वाला पिक्चर के वो लग रहे हो जो बंदूक जैसे पिक्चर में ना, पुराने पिक्चर में एक जैकेट पहनेगा हीरो काले कलर का, 5-6 मिनट तक बम बारूद चक्कू और यहाँ से लेकर के वहां तक वो सब रखता है ना, मुझे लगता है जैसे हाँ। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में। ये हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल था। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।